नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन काठमांडू R&AW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि भारत का प्रसिद्ध रॉ के नाम से जाना जाता है, उसका बहुत ही एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा नेपाल के भीतर। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, 1990 के दशक में नेपाल जो था ना, जिसे बोलते स्पाई पैराडाइज बन चुका था। दुनिया भर के जितने भी जासूस और जो इंटेलिजेंस एजेंसी नेपाल में आके बैठ गए थे। कारण क्या था? कारण ये था, उनको भारत के ऊपर नज़र रखने के लिए नेपाल बहुत ही एक जो कन्वीनियंट प्लेस बन चुका था। हुआ क्या था, देखिए भारत और नेपाल का जो है आपका ओपन बॉर्डर सिस्टम है, वीज़ा फ्री है एंट्री भारत के भीतर। ऊपर से ना नेपाल के भीतर उस तरह का कोई एक इंटेलिजेंस नेटवर्क था। नेपाल कितना बड़ा देश है, ना ही उनका कितना बड़ा इंटेलिजेंस जो नेटवर्क होगा। तो उसके कारण क्या था, नेपाल बन चुका था हब ऑफ स्पाइज इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया भर के। और नेपाल एक काठमांडू एक ऐसा शहर बन चुका था जहाँ पे आर्म्स डीलिंग एकदम रैम्पेंट हुआ करता था। फिर फॉरेन जो फ्यूजिटिव्स जितने होते थे वो वहाँ जाके बस जाते थे, क्योंकि ना वहाँ पे आसान था, इतना कुछ नहीं था। ऊपर से राजा वीरेंद्र तब हुआ करते थे नेपाल के भीतर, और उस वक़्त उन्होंने ये भी करा था कि उन्होंने नज़दीकियाँ बढ़ा चुकी थी चाइना के साथ। तब भारत से दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे थे और चाइना के साथ। और उस वक़्त ये जितने भी माओवादी थे, अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी जो गवर्नमेंट लात मार के जिसे बाहर निकाल दिया जेनजी ने, वहाँ पे बहुत एक्टिव था। इंसर्जेंसीज या जो भी आप बोल सकते हैं, जो अंडरग्राउंड होकर जितना भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि चाइना का सपोर्ट था। तो उस वक्त का फ़ायदा उठा के जो है पाकिस्तान का इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो ISI जिसे बोलते हैं हम लोग, उसने देखा कि भैया ये तो एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया है, ये काठमांडू बड़ा अच्छा एक जगह है, अच्छी जगह है, नेपाल बड़ा अच्छा जगह है, वहाँ से क्या है भारत को एक्सेस है। तो उसने क्या करा, उसने इन्फिल्ट्रेशन के लिए नेपाल को एक लॉन्च पैड चुना। तो उससे क्या हुआ, उसने शुरू कर दी भारत के खिलाफ गतिविधियाँ नेपाल के थ्रू, भाया नेपाल, भाया काठमांडू। अब जब ये शुरू कर दिया तो हमारा जो रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग R&AW वो बहुत ही चौकन्ने हो गया। और जब उसने देखा कि ISI का बड़ा थ्रेट बन रहा है, तो है जो सर्वेलेंस जो था वो अभी पूरा एक फुल ब्लोन जिसे बोलते हैं ना कोवर्ट ऑपरेशन, उस पर तब्दील हो गया। तो ये कोवर्ट ऑपरेशन एक शख्स को लेके हुआ था। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो में, मेरा नाम है अंशुमन सरकार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आगे बढ़ते हैं। इस कोवर्ट ऑपरेशन के बारे में बताने से पहले एक बंदे के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। उसका नाम है मिर्ज़ा दिलशाद बेग। ये देवरिया जो उत्तर प्रदेश का बंदा है। देवरिया, अगर आप गोरखपुर जानते होंगे, योगी बाबा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आप बोल सकते हो, उनका मठ भी है वहाँ पे। तो ये देवरिया 50 से 55 किलोमीटर के दूरी में है गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ का ये बंदा है मिर्ज़ा दिलशाद बेग। अब ये जो है, ये एक अंडरवर्ल्ड का बंदा था। करीबन अर्ली जो 80 के दशक, 1980 के दशक के पहले शुरुआत में ये क्या करता था, ये उत्तर प्रदेश में गाड़ी की चोरी, फिरौती, जो अपहरण, फिर फिरौती और रंगदारी, ये सारी चीज़ें करता था। फिर मर्डर भी करने शुरू कर दिया। तो ये जो है ये करता था। तो अब 80 के दशक के शुरुआत की बात हम जब करेंगे तो उसका जो है मुलाकात हुआ दाऊद इब्राहिम से। वो तभी दाऊद इब्राहिम भी शुरुआत उसकी उसी टाइम कर रहा था। वो लोग दोनों फिर जब मिल गए तो उसने लिंक अपना बढ़ाना शुरू कर दिया। ये मिर्ज़ा दिलशाद बेग जो है, फिर उसने दाऊद के साथ साथ फिर आपका छोटा राजन, फिर छोटा शकील, फिर अमर और अश्विन नायक जो पठान सिंडिकेट वाले, उनके साथ भी उसने जो लिंक्स बढ़ाने शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे जो है उसका जो इम्पोर्टेंस बढ़ता रहा अंडरवर्ल्ड में। लेकिन वो यूपी से ऑपरेट करता था। अब उसका प्रोमिनेंस और बढ़ गया जब उसने जो पाकिस्तान के ISI के जो एजेंट्स थे भारत के भीतर और नेपाल के भीतर,
उनके साथ दोस्ती उसने करना शुरू कर दिया। वो ऑपरेटिव्स जो है इंडिया में और नेपाल में रहते थे, जब वो हो गया तो उसका प्रोमिनेंस और बढ़ गया, क्योंकि अब वो आईएसआई के लिए काम करना शुरू कर दिया उसने। तो देखिए अब नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है यूपी के साथ सटा हुआ, बिल्कुल पोरस था उस टाइम। अभी तो बहुत सख्त है, लेकिन उस टाइम क्या था, ऐसे आना जाना, और ये तो नोटोरियस क्रिमिनल्स थे, तो इनका आना जाना मतलब ऐसे ही था जैसे कि अभी मन किया तो नेपाल निकल पड़े, अब मन किया तो फिर वापस आ गए, ऐसा था उसका। तो ये जो है जब इसने जो अपने जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जब बढ़ाने शुरू कर दिए, तो यूपी पुलिस ने उसके ऊपर रिवॉर्ड घोषणा कर दी। जब रिवॉर्ड घोषणा कर दी तो उसने देखा कि भैया यहाँ पे तो रहना इतना सेफ़ नहीं है, इससे अच्छा नेपाल बहुत सेफ़ है मेरे लिए। तो उसने क्या किया, उसने अपना जो सारा ऑपरेशन जो है वो भारत से नेपाल शिफ्ट कर दिया उसने। तो उसने तो नेपाल शिफ्ट कर दिया, फिर वहाँ जाके उसने अपना पासपोर्ट, आइडेंटिटी वगैरह नेपाली बना ली। बनाने के बाद वो वहाँ के नेपाल के इलेक्शंस में भी खड़ा हो गया। नेपाल के इलेक्शंस में खड़ा होने के बाद वो चुन के आया, एमपी बन के आया, तेराई डिस्ट्रिक्ट कपिलवस्तु से वो चुन के आया, और 2-2 बार वो नेपाल के गवर्नमेंट का मंत्री भी बना। सोचिए, एक क्रिमिनल जो कि वांटेड क्रिमिनल था, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था भारत में, वो जाके नेपाल में एमपी बना और फिर मंत्री बना। उसने क्या किया, वहाँ पे जाके देखिए नेपाल के साथ सटा हुआ बॉर्डर, तो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी। तो उसने क्या किया, वहाँ पे उसने कम्युनल कार्ड खेला। हिंदू मेजोरिटी देश था, तब तक सेक्युलर नहीं था, तो उसने जो है कम्युनल कार्ड खेला था, खेल के वो एमपी बना, फिर मंत्री बना। और दूसरी बात यह है, तब कम्युनिस्ट्स भी उसको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोस्त, आईएसआई का ऑपरेटिव्स भी है उसको मदद कर रहे थे, ऊपर से चाइना का भी ऑपरेटिव्स उसको जो हेल्प कर रहे थे। तो फिर वो जीत के मंत्री बन गया। सोचिए क्या है नेपाल के भीतर उस वक्त क्या चल रहा था, और पाकिस्तान का आईएसआई क्या कर रहा था नेपाल के भीतर। अब ये मिर्ज़ा दिलशाद बेग जब एमपी बन गया और मंत्री बन गया, तो वो स्क्रूटिनी से बाहर हो गया। अब कोई पॉलिटिकल स्क्रूटिनी नहीं है, क्यों ना, राजनीति कर रहा है, मंत्री था या मंत्री है। अब हर कोई डरेगा, पुलिस वाले भी डरेंगे ना, उसको क्या स्क्रूटिनी करेंगे। वैसे भी तो उनके यहाँ मंत्री ऑफिसर्स सारे फेक पासपोर्ट वगैरह के केसेस में, या जो भेजते हैं बाहर, सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। अभी भी ये ओली की सरकार ने भी पकड़ा था। ओली, देखिए ये नेपाल में होता रहता है। तो अब ये बेग ने क्या किया, जब ये बन गया एक बड़ा आदमी नेपाल के भीतर, तो उसने जो है अब किंग पिन बन गया वो एस्पियोनेज का। मतलब आईएसआई उसको इस्तेमाल कर रहा है, या चाइना का इंटेलिजेंस एजेंसी उसको इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ। हर चीज़ ये भारत के खिलाफ ही कर रहा था। तो भारत के खिलाफ उसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स भी शुरू कर दिए। तो वो कृष्णानगर करके एक जगह है नेपाल के भीतर, वहाँ पे उसने एक बड़ा सा बंगलो बनाया था। तो वहाँ उसने वो क्या कर रहा था, वो सेफ हाउस प्रोवाइड कर रहा था। बड़े बड़े मतलब गैंगस्टर्स जो थे, भारत से भागे गैंगस्टर्स, उनको पनाह देना, या पाकिस्तान से का आईएसआई का भेजा हुआ गैंगस्टर, या दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के गैंगस्टर्स भी जो कि भारत से भाग जाते थे, नेपाल में पनाह लेते थे, तो उनके लिए सेफ हाउस वो मुहैया करता था। इवन अबू सलेम को भी उसने सेफ हाउस मुहैया किया था, ये इसी ने दिलशाद बेग ने, मिर्ज़ा दिलशाद बेग ने। अब जो है, अब ये जब जाते थे तो उनको फैसिलिटेट करता था। देखिए डी कंपनी के जितने भी यहाँ से भाग के जाते थे, तो उनको नेपाली पासपोर्ट वो मुहैया करता था, फेक नेपाली पासपोर्ट। तो उससे क्या होता था, वो फिर वो जाते थे, दुबई भाग जाते थे, वहाँ से पाकिस्तान घुसते थे। तो एक बड़ा सा अच्छा सा एक कन्वीनियंट सा रास्ता हो गया था। और ये सारी चीज़ें ये करता था, ये फैसिलिटेट करता था, क्यों ना, ये एमपी था, मंत्री था, तो उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। तो आराम से अपना सिंडिकेट वो चलाता था। अब कहा यह भी जाता है कि ये जो है, ये लश्कर तैयबा के जो टेररिस्ट थे, उनको भी फैसिलिटेट करा था भारत में एंट्री के लिए। क्यों ना, पोरस बॉर्डर है, स्क्रूटिनी इतना नहीं होता है, तो और करप्शन तो बहुत रैम्पेंट था नेपाल के साइड में भी, तो वो करता था। इसके साथ साथ देखिए, ये सारी चीज़ें जो वो दाऊद के साथ मिलके करता था, और पाकिस्तान आईएसआई के साथ। क्योंकि ना, जो भी चीज़ें घटती थी भारत के भीतर,
वो पाकिस्तान आईएसआई करता था, क्यों ना दाऊद तब तक मुंबई से सब भागा था, वो आईएसआई का बंदा था, भाग के गया ना मुंबई से, अब तो पाकिस्तान में ही रहता है। तो पाकिस्तान दाऊद और इसके पाकिस्तान के आईएसआई दाऊद इब्राहिम और ये जो मिर्ज़ा दिलशाद बेग, इनके बड़ा अच्छे संबंध बन चुके थे, और पाकिस्तान आईएसआई डायरेक्टली उसको बोलता था क्या क्या करना था, और वो सारी चीज़ें वो करता था। इवन दाऊद के जो नेटवर्क है वो उसको भी कैसे क्या काम करेगा उस पर भी वो हेल्प करता था। अब ये जब हो गया तो R&AW ने बोल दिया कि भैया बहुत हो गया। अब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, देखिए उस पर तो नज़र थी, लेकिन उस पर नज़र थी मतलब ऐसा है कि भारत के जो अंदरूनी खुफिया एजेंसी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है आईबी, R&AW और आईबी जो है एक साथ मिलके जो है पूरी चीज़ पे ध्यान मतलब नज़र रखे हुए थे, जो क्योंकि ना भारत के भीतर जो भी चल रहा था, क्योंकि उसका भी जो ऑपरेटिव्स जो उसके भी गैंग मेंबर्स वो तो यूपी के अंदर थे, ऊपर से वो डी कंपनी के गैंग वालों के साथ वो कर रहा था, फिर आईएसआई के ऑपरेटिव्स के साथ। तो भारत के अंदरूनी जो माहौल के ऊपर आईबी ने नज़र रखा हुआ था, तो जो है इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करके R&AW उन लोगों ने एक मतलब बना लिया था कि क्या कर रहा है ये, मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो चुकी थी। अब जब बहुत ज़्यादा वो करने लगा ये सारी चीज़ें, तब ये हरकत पे उतरा है। देखिए वो कर क्या रहा था, वो फेक पासपोर्ट, नेपाली पासपोर्ट रैकेट चला रहा था, फिर उसका तो आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट था ही था, जितने भी मूवमेंट्स करता था आईएसआई के हैं जो ऑपरेटिव्स का थ्रू नेपाल भारत के अंदर, और उसका जो इन्फ्लुएंस था बहुत बढ़ गया था नेपाल के भीतर भी। हालांकि देखिए उस वक़्त इट वाज नेवर अ सेकुलर कंट्री, इट वाज हिंदू नेशन, क्योंकि ना तब राजा वीरेंद्र हुआ करते थे। तो भारत को दिखा कि भैया अब ये पॉलिटिकल बंदा है, अगर उसके अगेंस्ट कुछ करेगा भारत तो एक डिप्लोमेटिक बैकलैश होगा, क्यों ना नेपाल बोलेगा कि भैया तुम हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो। तो अब जो है भारत ने क्या किया, भारत ने कहा कि भैया ठीक है, तो R&AW ने जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट्स उन्होंने तैनात कर दी। कहाँ पे उन्होंने तैनात की? बीरगंज और बैरहवा, ये दो जगह पे। बीरगंज जो है देखिए, बीरगंज परसा डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रोविंस में, वहाँ का एक शहर है, और ये बैरहवा आज कोई उसको सिद्धार्थ नगर भी बोलते हैं, तो वो जो है रूपांदेही डिस्ट्रिक्ट जो लुम्बिनी प्रोविंस में वो है। और ये याद रखिए, ये बीरगंज और ये सिद्धार्थनगर, ये बैरहवा, तो ये दो जो है बहुत ही बड़े भारत के साथ क्रॉसिंग वाले जगह है और कमर्शियल हब भी है। तो वहाँ पे भारत के एसेट्स जो है R&AW के एसेट्स वहाँ पे तैनात किए गए। उनका बेसिक जो था सर्वेलेंस, वो क्या कर रहे थे और नज़र किस पे रखे हुए थे, वो रखे हुए थे कि उन्हें देखिए कुरियर की तरफ भेजता था, आर्म्स एंड एम्युनिशन भेजता था नेपाल से भारत, उस पर नज़र रखते थे। और तब के ज़माने में तो मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो वो लैंडलाइन फ़ोन टैप किया करते थे, जो बातचीत जो थी उनकी वो सुना करते थे। तो ये तब के ज़माने में, मैं 1990s की बात कर रहा हूँ, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा सर्वेलेंस का वो कर रहे थे नेपाल के भीतर। अब जो है, अब धीरे धीरे क्या किया उन लोगों ने, R&AW ने फिर डीप कवर जो है उन ऑपरेटिव्स उनको उन्होंने एक्टिवेट करा और उनको इन्फिल्ट्रेट कराया मिर्ज़ा के जो अंदरूनी सर्कल के भीतर। अब जैसे कि ये लोग स्मगलर्स पोज करके गए, फिर फिक्सर होके गए कि भैया ये चाहिए वो चाहिए, तो हम फिक्स कर देंगे ये बात वो बात। तो ये करा उन लोगों ने, जब करा तो बिल्कुल इन्फिल्ट्रेट कर गए। तो धीरे धीरे जो है R&AW के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो उन्होंने अपने तरीके से जो ये फेक पासपोर्ट वाला रैकेट हो या आर्म्स वाला, ये पाकिस्तान का क्या कर रहा है, वो उसको धीरे धीरे आईबी के साथ शेयर करते थे, वो धीरे धीरे उसको रोकना शुरू कर दिया। ये मैंने जैसे ये क्या करता था, ये था कि फेक पासपोर्ट्स के थ्रू
पाकिस्तान के आईएसआई ऑपरेटिव्स, लश्कर तैयबा के लोगों को और भारत से जो भाग के गए थे क्रिमिनल्स, उनको भी नया पासपोर्ट बना के देता था। वो वहाँ से फिर से दोबारा नए आइडेंटिटी लेके आते थे। तो बड़ा ही खतरनाक गेम खेल रहा था वो। तो ये सारी चीज़ों को जो है उन्होंने धीरे धीरे उसको डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। अब जब ये शुरू कर दिया, लेकिन देखिए हर चीज़ को हर वक्त कंट्रोल तो नहीं कर सकते, ये कितने दिन चल सकता है। तो RNAW ने सोचा कि नहीं भैया बहुत हो गया। तो अब जो है 1998 साल था, 1998 जून 29 तारीख का दिन था, रात के 9:30 बजे थे। ये मिर्ज़ा दिलशाद बेग जो है वो अपनी दूसरी पत्नी से मिलने जा रहा था सिफाल, काठमांडू। ये चाबाहिल एरिया जो है काठमांडू के भीतर, वहाँ वो मिलने जा रहा था। तो वो गाड़ी से उतर के वो ऐसे पैदल जा रहा था और ड्राइवर गाड़ी पार्क करने जा रहा था। उसी वक्त 2 अननोन मोटर बाइक सवारी आ गए और जैसे कि पता है आप सबको, पहले तो गोली मारी मिर्ज़ा दिलशाद बेग को, फिर गए उसके ड्राइवर को गोली मारा, फिर वो कहीं गायब हो गए। तो अननोन गनमैन जो है, आज हम लोग सुनते हैं अननोन गनमैन की बात, तब भी अननोन गनमैन हुआ करता था। तो इस अननोन गनमैन ने ये मिर्ज़ा दिलशाद बेग को निपटा दिया। तो मिर्ज़ा दिलशाद बेग को जब निपटा दिया तो एक पॉलिटिकल बंदा था वो, तो नेपाल की सरकार हरकत में आ गई। भैया ये क्या हो गया? तो नेपाल की सरकार ने लॉन्च कर दिया कि एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया कि भैया ये कुछ हुआ है, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। सिर्फ वो चिल्लाते रहे कि भैया ये फॉरेन इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट है और लेकिन नेपाल को ये सूचना, मतलब इनडायरेक्टली उनको बता दिया क्या भैया देखो, तुम जो ये पाकिस्तान के आईएसआई के साथ मिलके आईएसआई खेल रहे हो भारत के खिलाफ, अब ये नहीं चलेगा। तो नेपाल को भी समझ आ गया कि नहीं भैया, अब भारत विरोधी जो गतिविधियां के जो हम हवा दे रहे थे उसको हम नहीं दे सकते। और अगर हम RNAW की बात करें तो RNAW का इस ऑपरेशन से एक चीज़ हो गया कि ISI का जो दबदबा, जो ऑपरेशन चल रहा था, बिल्कुल मतलब एक झटके में एकदम डिसरप्ट हो गया। मतलब जो एक फ्लो चल रहा था वो ख़त्म हो गया। और नेपाल जो है शुरू में तो बिल्कुल कर नहीं रहा था ना। मैंने कहा कि राजा वीरेंद्र तब भारत से दूरियां बनाने की कोशिश कर लेते। उनको लगा कि नहीं, अब जो है भारत के इंटेलिजेंस के साथ हमें तालमेल दे के काम करना चाहिए। देखिए, और RNAW जो है वो जो जितने भी ISI के स्लीपर सेल्स हैं उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आज तक रख रहे हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ आज तक क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ना अभी 2025 में दिल्ली से एक पकड़ा गया ना, एक नेपाली ओरिजिन का ISI एजेंट, नाम है उसका अंसरुल मियाँ अंसारी, ये पकड़ा गया है ना 2025 में। तो नेपाल के ऊपर RNAW का बिल्कुल कड़ी नज़र है। और देखिए, अब मिर्ज़ा दिलशाद बेग के जो कत्ल हुआ था नेपाल के भीतर, एक इंटरव्यू में छोटा राजन जो है, राजेंद्र सदाशिव, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैंने उसको मरवाया क्योंकि वो भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा था। भैया, भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे काम करवाता है, क्या काम करवाता है, ये सारी चीज़ें किसी को पता नहीं होती है। लेकिन अननोन गनमैन जो है कहीं पे भी किसी को भी निपटा सकते हैं। तो पाकिस्तान में जैसे कि 21-22 निपट गए हैं। मैंने पिछला जो ऑपरेशन फैंटम स्टिंग के बारे में बताया था, जो कि पेरिस में हुआ था, वहाँ पे भी अननोन गनमैन ने निपटाया। और यहाँ पे भी, नेपाल में भी, जो भारत का सबसे बड़ा जो खतरा था भारत के लिए, मिर्ज़ा दिलशाद बेग, उसको भी निपटाया गया था। तो ये ऑपरेशन काठमांडू जो है बड़ा ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा RNAW के लिए। देखिए, हर ऑपरेशन RNAW का बहुत ही अच्छा होता है और सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है, लेकिन मेडल, ऑनर कुछ भी नहीं। ये लोग हर
जो शैडोज़, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं और देश को बचाने के लिए काम करते हैं। तो इनका कोई वो नहीं है, रिवॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इनको एक्चुअली में सलाम है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।